अगर हम प्रियंका गांधी की बात करें, तो एक तो उनको बहुत बड़ा झटका लगा उत्तर प्रदेश हम्म, में, जब वो चुनाव की कमान उन्होंने सँभाली और पार्टी को बहुत बुरी हार मिली। लेकिन जी। यह कहा जाता है कि 2 हम्म, राज्यों में, खासतौर पे हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में, उन्होंने हम्म, भी सक्रिय भूमिका निभाई, तो थोड़ा-सा श्रेय जी। उनको भी दिया जाता है। तो क्या हम्म। वो उनका ग्राफ थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है और पार्टी में वो और महत्वपूर्ण पद पर आ सकती हैं? खासतौर देखिए, पे इसलिए भी इसलिए कांग्रेस उसको में तो वो जी। कितने भी कांग्रेस में तो उन्हें कितना भी महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है। हुँ, कांग्रेस तो उनकी घरेलू पार्टी की तरह है। तो उनको जब चाहे सोनिया गांधी, राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे, अगर उनकी इच्छा है, तो उनको बड़ी ज़िम्मेदारी दी जा सकती है, बड़ा पद दिया जा सकता है। लेकिन मुझे याद पड़ता है कि जब प्रियंका गांधी को कांग्रेस की राजनीति में लॉन्च किया गया, तो उस वक़्त मैं टीवी पर था। पूरे दिन तक टीवी ने भाजपा के बारे में कोई भी खबर नहीं दी। नरेंद्र मोदी के बारे में टीवी चैनलों ने कुछ भी नहीं दिखाया। केवल वो उसी कार्यक्रम को दिखाते रहे, जिस कार्यक्रम में राहुल गांधी थे और प्रियंका गांधी थी, और प्रियंका गांधी को राजनीति में उतारा जा रहा था। उसका उत्तर प्रदेश में सारी शूटिंग चल रही थी। तो हम सब लोगों को उम्मीद थी कि प्रियंका गांधी उस कार्यक्रम में एक वक्तव्य देंगी। लेकिन उन्होंने कोई वक्तव्य नहीं दिया। वक्तव्य छोटा-सा दिया, राहुल गांधी ने दिया, प्रियंका गांधी चुप रहीं। वो मुस्कुराती रहीं, कार्यकर्ताओं को देख के हाथ हिलाती रहीं, कार्यकर्ता उनके लिए बेचैन रहे, उनका अभिनंदन करते रहे, और फूलों की मालाएँ पहनाई जाती रहीं, फूल बरसते रहे, ये सब तो होता रहा। लेकिन प्रियंका गांधी ने एक कोई राजनीतिक वक्तव्य जिसकी उनसे उम्मीद थी, वो उन्होंने नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक जल यात्रा की, आपको याद होगा, नदियों की यात्रा की, चुनाव से पहले, 2022 के चुनाव से पहले। तो उसमें भी लगा था कि शायद ये कुछ ऐसा कुछ करेंगी जिससे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। लेकिन अभी हाल ही में 2022 के पोस्ट पोल विश्लेषण को मैं देख रहा था, लोकनीति के। तो उस विश्लेषण में एक जगह था कि ऐसे कितने मतदाता हैं जिनसे पार्टियों ने निजी तौर पर संपर्क किया। तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में जबरदस्त प्रतियोगिता थी मतदाता से निजी तौर पर संपर्क करने में। दोनों में संख्या में बहुत मामूली सा ही फर्क था। उससे साफ जाहिर था कि भाजपा से समाजवादी पार्टी मुकाबला कर रही है। और जहां तक जब कांग्रेस के बारे में लोगों से पूछा गया, तो बहुत ही ना के बराबर कुछ एक मतदाता, मतलब वो 100 तक भी संख्या उनकी नहीं पहुंच पाई थी। यानी 7 साढ़े 7 हजार के सैंपल में कांग्रेस कांग्रेस ऐसे मतदाता 50-60 ही थे जिनको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने से संपर्क किया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत कितनी पतली है। और प्रियंका गांधी के नेतृत्व ने दरअसल उस हालत को सुधारने में कोई विशेष योगदान नहीं किया है। उसके बाद प्रियंका गांधी को पंजाब का चार्ज भी मिला, और पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। और मैं ये मानता हूं कि अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में कुछ एंटी इनकम्बेंसी तो कांग्रेस के खिलाफ थी, लेकिन वो एंटी इनकम्बेंसी इतनी जबरदस्त नहीं थी कि लगा कि कांग्रेस बुरी तरीके से चुनाव हार जाएगी। लेकिन प्रियंका गांधी ने तय किया कि अमरिंदर सिंह को हटाना है और उसकी जगह नवजोत सिंह सिद्धू को लाना है। तो ये लोग लाए वहां पे, और देखिए वो पूरा का पूरा एक तरह का फियास्को साबित हुआ। एक ऐसा फियास्को साबित हुआ कि कांग्रेस की सिर्फ फुटबॉल से घबरा कर जो कांग्रेस समर्थक भी थे, वो भी कांग्रेस का साथ छोड़ गए। और आम आदमी पार्टी ने एक पंजाब के इतिहास की एक सबसे बड़ी जीतों में से एक हासिल की। तो पंजाब का, और हम सब लोग जानते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब की राजनीति में आला कमान के किस नेता से अपनी ताकत प्राप्त कर रहे थे। नवजोत सिंह सिद्धू प्रियंका गांधी से अपनी ताकत प्राप्त कर रहे थे। वो वहां से चंडीगढ़ से चलते थे और दिल्ली आकर सीधे प्रियंका गांधी से मिलते थे। दोनों के बीच में बातचीत होती थी और उसी के हिसाब से वो अमरिंदर सिंह के खिलाफ अपनी रणनीति लागू करते थे। तो पंजाब की जो दुर्गति हुई, उसका पूरा ठीकरा प्रियंका गांधी के दरवाजे पर फूटता है। उत्तर प्रदेश में कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ कांग्रेस की हालत में, इसका ठीकरा भी प्रियंका गांधी के दरवाजे फूटता है। तो जब वो केवल अपनी माँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी या अपने भाई की कॉन्स्टिट्यूएंसी के निर्वाचन क्षेत्र की इंचार्ज रहती थी, तब ये माना जाता था कि जब वो राजनीति में आएंगी तो बहुत बड़ा उलटफेर कर देंगी। उनका व्यक्तित्व बहुत मधुर है, कार्यकर्ताओं से उनका कनेक्ट बहुत जबरदस्त है, और वो बहुत अच्छी हिंदी में बहुत सुंदर भाषण देती हैं। और राहुल गांधी की तरह वो बहुत ज्यादा गरजती तरसती नहीं है, लेकिन बहुत संतुलित तरीके से अपनी बात कहती हैं। तो ये सब बातें सही हैं, मैं इनसे इनकार नहीं कर रहा हूँ।
लेकिन जब उन्हें व्यापक राजनीति में उतारा गया और ज्यादा बड़ी नेतृत्वकारी जिम्मेदारियां उन्हें दी गई, तो अभी तक उन्होंने उस क्षेत्र में कोई बड़ी सफलता दर्ज नहीं की है, बल्कि जो कुछ आया है उनके हिस्से में विफलताएं ही आई हैं। लेकिन फिर भी ये मानना पड़ेगा कि वो कांग्रेस आला कमान की प्रमुख चार आला कमान की सदस्य हैं। कल जब हम लोग भाजपा और कांग्रेस के आला कमान के बारे में तुलना कर रहे थे, तब मैंने कहा भी था कि कांग्रेस का आला कमान 4 सदस्यीय है, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। तो सोनिया गांधी जो भी हो, कांग्रेस आला कमान की सदस्य रहेंगी और हो सकता है कि आगे जाकर वो कांग्रेस नेतृत्व के लिए मैं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई नजर आए। आज एक बयान संजय राउत ने दिया कि अगर उनको खड़ा किया जाए, उनको यानी कि प्रियंका गांधी को नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा किया जाए तो वो उनको हरा देंगे। क्या इस तरह का प्रयोग कांग्रेस को करना चाहिए? देखिए, फिर मैं उसी सर्वे का जिक्र करूंगा, पोस्ट पोल सर्वे का, लोक नीति CSDS का। तो उस सर्वे में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पे आप किसको चाहते हैं? तो ज्यादा पसंद तो आदित्यनाथ जी की तरफ थी, लेकिन उससे बहुत थोड़े ही पीछे अखिलेश थे। प्रियंका गांधी उसमें बहुत पीछे थी। दोनों के बीच में काफी फर्क था। तो ये सब बातें कहने के लिए ठीक हैं, और राजनीतिक मुद्रा अख्तियार करना और चुनौती देना, ये सब राजनीति में चलता रहता है, लेकिन राजनीतिक यथार्थ से इनका वास्ता थोड़ा कम ही है। अभी तो ये सब बातें करने की बजाय कि हम नरेंद्र मोदी को सीधे चुनौती दे देंगे या उनको हम परेशान कर देंगे, इन करने की बजाय कांग्रेस को अपना फोकस उन 188 सीटों पर करना चाहिए जहां पिछले 2019 में भाजपा ने 92% का स्ट्राइक रेट निकाला था और कांग्रेस बुरी तरह हार गई। मैं मानता हूं कि कांग्रेस को जो 303 सीटें मिली, अगर आप थोड़ा भी आंकड़ों पर गौर करें तो आप पाएंगे उसमें सबसे बड़ी जो कमी थी वो कांग्रेस की तरफ से आई थी। और कांग्रेस उन प्रदेशों में बुरी तरीके से चुनाव हार गई थी जिन प्रदेशों में कुछ दिन पहले ही उन्होंने विधानसभा में अच्छी जीत दर्ज की थी। तो ये इस चीज पे फोकस ज्यादा होना चाहिए, बजाय इसके इस प्रकार की बातें की जाए। और मुझे लगता है कि ये जो कह रहे हैं वो शिवसेना के हैं और वो ठीक बात है, और वो इस तरह की बड़ी बड़ी बातों के लिए जाने भी जाते हैं। लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व मुझे नहीं लगता इन बातों को गंभीरता पूर्वक लेगा, और प्रियंका गांधी भी इन बातों को गंभीरता पूर्वक नहीं लेंगी। वो उन लोगों की ऊर्जा मैं मान के चलता हूं, उन 188 सीटों पर ही भाजपा को ठीक से चुनौती दी जाए। मैं मानता हूं कि अगर कांग्रेस ने उन 188 सीटों में से 50% सीटें नहीं जीती, यानी भाजपा का स्ट्राइक रेट 92% से घटाकर उन्होंने 45% पे वो नहीं लाए, तो आप भूल जाइए कि 2024 में आप भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हरा पाएंगे। देखिए, कल यशवंत देशमुख एक कार्यक्रम में मेरे साथ थे और वो ये बता रहे थे, और उन्होंने बड़ा आंकड़े देके इस बात को समझाया कि 2014 और 2019 में जो क्षेत्रीय ताकतें हैं, दूसरा कांग्रेस के अलावा जो गैर भाजपा विपक्ष है, उसका प्रदर्शन खराब नहीं था। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में, स्टालिन ने तमिलनाडु में, सारे क्षेत्रीय शक्तियों ने लोकसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन किया था। लोकसभा चुनाव में जिसका प्रदर्शन सबसे खराब था वो कांग्रेस थी। तो ये अभी क्षेत्रीय शक्तियों पे ज्यादा परेशानी की बात नहीं, वो लोग फिर भी भाजपा को चुनाव हरा सकते हैं। वो राज्य के विधानसभा के चुनाव में भी हराते हैं और लोकसभा चुनाव में भी हराते हैं। असली जो समस्या है वो कांग्रेस के लोकसभा प्रदर्शन की है। और नरेंद्र मोदी जिस चीज से काफी आश्वस्त नजर आते हैं वो यही है, वो सोचते हैं कि कांग्रेस से सीधी टक्कर होगी तो वो कांग्रेस को उन सीटों पर हरा देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने नहीं टिक पाएंगे, वो तमिलनाडु में स्टालिन के सामने नहीं टिक पाएंगे, कर्नाटक में शायद इस बार कांग्रेस ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन ये जो उत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिमी भारत के इलाके हैं, जैसे गुजरात है, जैसे छत्तीसगढ़ है, जैसे मध्य प्रदेश है, जैसे राजस्थान है, कर्नाटक, इन सब इलाकों में कांग्रेस को बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन करना होगा और भाजपा से कम 50% सीटें छीननी होंगी, वरना इन्हें 2024 को भूल जाना चाहिए।